everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और इस लेक्चर में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो था वो ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड टॉपिक जो था वो था फीडर पाथवे फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड थर्ड टॉपिक जो था वो था फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशन, जिसमें हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है, फिर भी यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझने के लिए ग्लाइकोलिसिस को हम समझते हैं। सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले समझते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 2 ग्रीक वर्ड से बना है, ग्लाइकस एंड लाइसिस। ग्लाइकस मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स और ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, जिसमें एक स्टेप जो होता है वो होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग। एक स्टेप क्या होता है? फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है। फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग जब होती है तो ये 2 कंपाउंड बनाते हैं, 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनाते हैं। जो फर्स्ट ट्रायोज फॉस्फेट है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फर्स्ट वन क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड सेकेंड कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरा कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो ये दोनों के दोनों 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट एल्डोलेज या फिर सिंपली एल्डोलेज भी बोलते हैं। और पूरे ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में ये सिंगल रिएक्शन है जिसमें शुगर की स्प्लिटिंग होती है एंड दिस रिएक्शन की वजह से इस पाथवे का नाम पड़ा है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। नाउ वहीं पे अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट वन इज द ग्लूको, सेकेंड वन इज नियो एंड थर्ड वन इज जेनेसिस। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूको का मतलब क्या होता है? ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। नियो का मतलब होता है न्यू एंड जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन। क्या होता है? सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट ये ग्लूकोज किससे बनेगा? ये ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनेंगे। किससे बनेंगे? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनेंगे। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हो सकते हैं पायरुवेट हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है, या फिर कोई अमाइनो एसिड्स के प्रिकर्सर हो सकते हैं। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है। सो द सेंट्रल रोल ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म एरोज अर्ली इन इवोल्यूशन। जो ग्लूकोज का सेंट्रल रोल है मेटाबॉलिज्म में वो इवोल्यूशन में बहुत पहले ही पता चल गया था। एंड दिस शुगर रिमेन्स द नियरली यूनिवर्सल फ्यूएल एंड बिल्डिंग ब्लॉक इन मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम माइक्रोब्स टू ह्यूमंस। और ये शुगर कौन सा शुगर? ग्लूकोज। ग्लूकोज ये अर्ली इवोल्यूशन में ही पता चल गया था कि मेटाबॉलिज्म में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और अभी भी ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यूनिवर्सल फ्यूल है सारे ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो।
In mammals, some tissues depend almost completely on glucose for their metabolic activity. Mammals की अगर हम बात करें तो mammals में कुछ टिश्यू जो होते हैं वो पूरी तरह इंटायरली सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए। वो अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोटीन से नहीं लेते हैं, लिपिड से नहीं लेते हैं, बल्कि किससे लेते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से लेते हैं। सो ये ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ टिश्यू जो होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, इरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, रीनल मेडुला एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? ग्लूकोज पे डिपेंड रहते हैं। और ग्लूकोज कहाँ से लेते हैं? ब्लड से लेते हैं। सो ग्लूकोज को एज ए मेजर फ्यूल यूज करते हैं ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स, रीनल मेडुला, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, टेस्टिस, ये सारे के सारे ग्लूकोज मेजर फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन अकेला रिक्वायर्स 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ईच डे। मीन्स ब्रेन को अकेला प्रत्येक दिन 120 ग्राम ग्लूकोज चाहिए उनको फंक्शन के लिए, जो कि ये जो 120 ग्राम है इट इज मोर देन हाफ ऑफ ऑल द ग्लूकोज स्टोर्ड एट ग्लाइकोजन इन मसल एंड लिवर। और ये मोर देन हाफ ऑफ द ग्लूकोज है जो कि मसल एंड लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है। However, the supply of glucose from these stores is not always sufficient. जो ग्लूकोज की सप्लाई है मसल्स एंड लिवर से ये ऑलवेज सफिशिएंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन मील्स, ड्यूरिंग लॉन्गर फास्ट और विग्रस एक्सरसाइज ग्लाइकोजन क्या होता है? डिप्लीट होता है। बिटवीन मील मतलब दो खाने के बीच में का जो गैप होता है उसमें, या फिर लॉन्गर फास्ट होता है उसमें, मीन्स 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का फास्ट होता है उसमें, या फिर आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ग्लाइकोजन क्या होता है? डिप्लीट हो जाता है। मीन्स वो ग्लाइकोजन यूज होता है एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रिलीज होता है और वो ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज हो जाता है। फॉर दिस टाइम्स, तो इस टाइम के लिए ऑर्गेनिजम्स में क्या अल्टरनेट मैकेनिज्म है? सो फॉर दिस टाइम ऑर्गेनिजम्स नीड ए मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। सो इस टाइम के लिए ऑर्गेनिज्म में एक कैपेबिलिटी होती है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। एंड दिस इज एकम्प्लिश्ड बाय ए पाथवे कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये किस पाथवे के द्वारा होता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के द्वारा होता है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस पायरुवेट हुए एंड रिलेटेड 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स, इन सारे को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो किस किस ऑर्गेनिजम्स में होती है? ये सारे एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। एंड द रिएक्शंस आर इसेंशियली द सेम इन ऑल टिश्यूज एंड ऑल स्पेसीज। सो चाहे वो एनिमल्स के कोई टिश्यू हो या फिर प्लांट हो या फंजाई हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सारे टिश्यू में, सारे स्पेसीज में सेम होते हैं पाथवे। द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स आर 3 कार्बन कंपाउंड सच एज लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल एज वेल एज सर्टेन अमाइनो एसिड्स। जो इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस का एनिमल में, वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। वो 3 कार्बन कंपाउंड क्या है? वो है लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल, या इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जैसे अलानिन। In mammals, gluconeogenesis takes place mainly in the liver and to a lesser extent in रीनल कॉर्टेक्स। मैमल्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है? मेनली लिवर में होता है और कभी कभी रीनल कॉर्टेक्स में भी होते हैं। सो ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड पासेज इनटू ब्लड टू सप्लाई अदर टिश्यू। सो ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा वो ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर अदर टिश्यूज में जाते हैं जहाँ पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है।
After vigorous exercise, lactate produced by anaerobic glycolysis in skeletal muscle returns to the liver and is converted to glucose, which moves back to the muscle and is converted to glycogen. और इस सर्किट को क्या बोलते हैं? कोरी साइकिल. कोरी साइकिल में क्या होता है कि मसल्स में जब विग्रस एक्सरसाइज होता है तो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है. क्या होता है? लैक्टेट प्रोड्यूस होता है. लैक्टेट कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा, और जब लीवर में जाएगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्लूकोज फिर भी ये ब्लड में जाता है और फिर से ये मसल्स में जाता है, और इस साइकिल को क्या बोलेंगे? कोरी साइकिल बोलेंगे. वहीं पे प्लांट सीडलिंग्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सीडलिंग्स जब जर्मिनेट होते हैं, ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्लांट सीडलिंग्स में कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं. सो उस टाइम ग्लूकोज कैसे बनता है? उस टाइम जो सीड में स्टोर्ड फैट होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में वाया पाथ दैट इंक्लूड ग्लूकोनियोजेनेसिस टू डाइसैकेराइड सुक्रोज फॉर ट्रांसपोर्ट throughout the developing plants. ग्लूकोज एंड इट्स डेरिवेटिव. ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की डेरिवेटिव की बात करें तो दे आर प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर इसेंशियल मेटाबोलाइट्स. इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट होते हैं. वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 और 3 कार्बन के होते हैं, जैसे एसीटेट हुआ, लैक्टेट हुआ, प्रोपियोनेट हुआ इन देयर ग्रोथ मीडियम. ऑल्दो द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आर द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो रिएक्शंस होते हैं, जो पाथवे होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी टोटल 10 स्टेप्स में ही कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो 3 स्टेप्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस से डिफर होते हैं, बाकी 7 स्टेप्स सेम होते हैं. सो रिएक्शंस जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के होते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. लेकिन जो मेटाबॉलिक कॉन्टेक्स्ट है एंड रेगुलेशन है पाथवे का वो डिफर करता है स्पेसीज टू स्पेसीज एंड टिश्यू टू टिश्यू. अभी हम जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस पाथवे डिस्कस करेंगे वो मैमेलियन लीवर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस आर नॉट आइडेंटिकल पाथवे रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्दो दे डू शेयर सेवरल स्टेप्स है. सो ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें सो ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं. 10 स्टेप्स में से जो 7 स्टेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन 3 स्टेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ग्लाइकोलिसिस से. 3 स्टेप्स जो होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, और इन 3 स्टेप्स को बाईपास रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाईपास रिएक्शन. सो जो 3 स्टेप डिफरेंट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, वो 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना. दूसरा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना. एंड तीसरा फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना. ये 3 स्टेप जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट होता है. पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, दूसरा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना, एंड तीसरा फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना. ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट होते हैं. मीन्स ये जस्ट अपोजिट नहीं होते हैं, बल्कि ये अदर इंजाइम से रेगुलेटेड होते हैं. इनका यहाँ पे जो इंजाइम होता है वो ग्लाइकोलिसिस में एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट होता है. So 7 of the 10 enzymatic reactions of gluconeogenesis are the reverse of glycolytic reaction. 10 में से 7 रिएक्शन जो ग्लाइकोलिसिस का होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, रिवर्स होता है. However, these reactions of glycolysis are essentially irreversible in vivo and cannot be used in gluconeogenesis. ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे डिफरेंट इंजाइम्स यूज होते हैं. पहला
कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज, वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेक्सोकाइनेज यूज नहीं होता है। दूसरा फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि PFK1 से होता है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। एंड थर्ड रिएक्शन जो होता है कन्वर्सन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट बाय पायरुवेट काइनेज, लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पायरुवेट से पहले ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा और ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तीनों रिएक्शन को। इन सेल्स these reactions are characterized by large negative free energy change, that is delta G, whereas other glycolytic reactions have delta G near zero. ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो 3 irreversible steps are bypassed by a separate set of enzymes catalyzing reactions that are sufficiently exergonic to be effectively irreversible in the direction of glucose synthesis. Thus, both glycolysis and gluconeogenesis are irreversible process in cell. Means cell में glycolysis and gluconeogenesis जो होता है वो irreversible process होता है। वहीं पे एनिमल की बात करें तो both pathways अगर largely in the cytosol necessitating their reciprocal and coordinated regulation, दोनों pathways cytosol में होते हैं, जो कि ये बताता है कि उनका reciprocal and coordinated regulation होता है। Separate regulation of 2 pathways is brought about by through control exerted by enzymatic steps unique to each. So यहाँ पे इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये ओवरव्यू दिया है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस फ्रॉम सिंपल प्रीकर्सर। सिंपल प्रीकर्सर क्या है? लैक्टेट है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाता है। सो पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ट्राइसाइलग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल बनता है क्योंकि ट्राइसाइलग्लिसरॉल में 2 कंपोनेंट होते हैं। ट्राइसाइलग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो उससे ग्लिसरॉल जब रिलीज होता है तो ग्लिसरॉल इंटर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। नाउ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इंटर करेगा, कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस में इंटर करेगा। नाउ लैक्टेट से बनेगा पायरुवेट, पायरुवेट ऑक्सैलोएसिटेट बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस में ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूटिलाइज होगा। एंड this is the pathway that shows both glycolysis and gluconeogenesis. जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पाथवे शो कर रहा है थ्रू पिंक एरो, वो पाथवे ग्लाइकोलिसिस को बता रहा है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में पाथवे शो कर रहा है रिप्रेजेंटेड बाय लाइट ब्लू लाइन, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को समझते हैं। सो ग्लूकोज इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोलिटिक पाथवे। सो ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है एटीपी फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करता है अपना टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन, जो कि क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे एटीपी का यूज हुआ है। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। मींस ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनते हैं बाय आइसोमेराइजेशन एंड द एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होता है और ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर होगा वो एटीपी होगा, एटीपी से एडीपी बनता है। नाउ दिस इज द सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जो जहाँ पे एटीपी यूज हुआ है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 दैट इज PFK1। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। मींस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है एंड इस रिएक्शन को इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है उसको एल्डोलेज बोलते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
फॉस्फेट इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में। नाउ द क्वेश्चन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आइसोमेराइज होता है एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब ये 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों के दोनों नेक्स्ट पाथवे में इंटर करेगा नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों होता है। यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एंड NAD+ का रिडक्शन होता है और NADH और NADH+ बनाता है। तो ये बनाएगा क्या 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इज हाई एनर्जी कंपाउंड। ये अपना फॉस्फोराइल ग्रुप ADP को डोनेट करता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। सो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है एंड यहाँ इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होता है मींस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। मींस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट है। नाउ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बनेगा पाइरुवेट। जब यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड और यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप ADP को ट्रांसफर करता है और वो ATP का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। फाइनली क्या बना पाइरुवेट बना और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज। सो ये टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो 10 स्टेप्स में जो 7 स्टेप्स हैं वो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये रिएक्शन हुआ ये वाला हुआ ये वाला हुआ ये वाला एंड दिस रिएक्शन इज। लेकिन जो 3 रिएक्शन है दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन नंबर 3rd एंड रिएक्शन नंबर 10। ये 3 रिएक्शन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। मीन्स डिफरेंस इन द सेंस मीन्स डिफरेंट एंजाइम से कैटालाइज्ड होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 7 स्टेप्स हैं वो ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में सेम होते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे ये 3 रिएक्शन को। बाकी 7 रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ग्लाइकोलिसिस में डिटेल में। सो उस लेक्चर को आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 1st, 3rd एंड 10th रिएक्शन। सो पहला रिएक्शन है कन्वर्शन ऑफ पाइरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में जो कन्वर्शन होता है इसमें 2 एक्सर्गोनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसे बनता है पहले बनेगा पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट। पाइरुवेट से क्या बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। OAA stands for oxaloacetate and oxaloacetate से बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ऑक्सैलोएसीटेट जब बनता है तो यहाँ पे एक ATP यूज होता है। ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब बनता है तो यहाँ पे एक GTP यूज होता है। दूसरी खास बात यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में यूज होता है और ये जो बाइकार्बोनेट आयन का कैरियर है वो कौन सा है बायोटीन है। यहाँ पे बायोटीन यूज होता है। नाउ जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज होता है और एक GTP यूज होता है। सो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ पे ऐड हुआ है। सो डिटेल पाथवे क्या बोलता है ओवरव्यू तो रिएक्शन का ये हुआ लेकिन डिटेल पाथवे क्या बोलता है वो हम इससे सीखते हैं। द फर्स्ट ऑफ द बाईपास रिएक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कन्वर्शन ऑफ पाइरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। मींस पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा। दिस इज द फर्स्ट बाईपास रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर बाय रिवर्सल ऑफ द पाइरुवेट काइनेज रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
ये रिएक्शन पायरूवेट काइनेज के रिवर्सल से नहीं होता है, जबकि बल्कि यहाँ पे दो अलग रिएक्शंस यूज होते हैं, दो अलग एंजाइम यूज होते हैं, विच हैज लार्ज नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इरिवर्सिबल अंडर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंटैक्ट सेल्स। Instead, phosphorylation of pyruvate is achieved by a roundabout sequence of reactions that in eukaryotes require enzymes in both cytosol and mitochondria. जो पायरूवेट का फॉस्फोराइलेशन है वो कैसे होता है? पायरूवेट के फॉस्फोराइलेशन से के लिए दो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए जो एंजाइम का यूज होता है ये साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। मीन्स पायरूवेट से फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनने में जो एंजाइम यूज होता है वो साइटोसोल में भी होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वो कैसे काम करता है उसको अभी हम समझते हैं। Pathway shown in figure 14.16 is described in detail here. One of the two routes of pyruvate to phosphoenol pyruvate. It is the पायरूवेट से फॉस्फोइनॉल पायरूवेट बनने में दो रूट है। जो फर्स्ट रूट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट इज द प्रीडोमिनेंट पाथ व्हेन पायरूवेट और अलानिन इज द ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर। अब ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर दो हो सकता है, पायरूवेट हो सकता है, अलानिन हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है। अगर पायरूवेट होगा या फिर अलानिन होगा तो यहाँ पे फर्स्ट पाथवे यूज होगा, लेकिन अगर लैक्टेट होगा तो यहाँ पे अनदर पाथवे यूज होगा। तो पहले हम समझते हैं जब पायरूवेट और अलानिन एज ए ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर हैं तो पायरूवेट कहाँ बना? पायरूवेट बना साइटोसोल में। पायरूवेट कहाँ बना? पायरूवेट बना साइटोसोल में। साइटोसोल से पायरूवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोसोल से पायरूवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोसोल से पायरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे जाएगा? पायरूवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल होता है पोरीन्स की वजह से, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है, लेकिन वहां पे पायरूवेट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। पायरूवेट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट जाएगा। सो पायरूवेट इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया or is generated from alanine within the mitochondria by transamination. So ये पायरूवेट दूसरे तरीके से भी बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कैसे बनेगा? अलानिन से बनेगा। अलानिन का जब ट्रांसएमिनेशन होगा मीन्स इससे अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये पायरूवेट बनाएगा। और ये अमाइनो ग्रुप कहाँ जाएंगे? अल्फा कीटो कार्बोक्साइलिक एसिड। ये कहाँ जाएंगे? अल्फा कीटो कार्बोक्साइलिक एसिड। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। जब अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटो कार्बोक्साइलिक एसिड में जाएगा तो वो ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। नाउ अलानिन से क्या बना? पायरूवेट बाय ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस। देन पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट आ गया तो वहां पे पायरूवेट कार्बोक्सिलेज काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट कार्बोक्सिलेज है, ये क्या करेगा? पायरूवेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा। जब पायरूवेट पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो वो क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। और इस रिएक्शन में एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी के लिए बायोटिन की रिक्वायरमेंट होती है। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? पायरूवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। मींस पायरूवेट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और इस पे पायरूवेट से ऐड होगा और ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन में एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बायोटिन एज ए कैरियर ऑफ एक्टिवेटेड बाइकार्बोनेट आयन। द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पायरूवेट कार्बोक्सिलेज का। सो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम है इन द ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे रिक्वायरिंग एसिटाइल कोएंजाइम में एज पॉजिटिव इफेक्टर। एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे रिलीज होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो दो कार्बन के फॉर्म में निकलता है एंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। And its accumulation signal is availability of fatty acids as fuel. Now, pyruvate carboxylase reaction can replenish intermediates in another central metabolic pathway, जिसको citric acid cycle बोलते हैं. Because the mitochondrial membrane has no transporter for oxaloacetate, before export to the cytosol, the oxaloacetate formed from pyruvate must be reduced to malate by mitochondrial malate dehydrogenase और इस रिएक्शन में एक NADH का खर्च होगा।
अब ये ऑक्सैलो एसीटेट जो बना है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलो एसीटेट के लिए ट्रांसपोर्टर नहीं होता है, तो ये साइटोसोल में कैसे जाएगा? साइटोसोल में जाने के लिए पहले इसको मैलेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होगा उसको बोलते हैं मैलेट डिहाइड्रोजनेज, और इस रिएक्शन में एक NADH यूज होता है। जब NADH यूज होगा मीन्स NADH का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है, तो वो मैलेट बनाता है। ऑक्सैलो एसिटेट मैलेट में कन्वर्ट हुआ। अब मैलेट के लिए ट्रांसपोर्टर है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा साइटोसोल में, और साइटोसोल में जब ये जाएगा तो साइटोसोल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? ऑक्सैलो एसिटेट में। ऑक्सैलो एसिटेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज क्वाइट हाई, but under physiological condition delta G is approximately 0 and the reaction is readily reversible. Mitochondrial malate dehydrogenase की अगर हम बात करें तो they function in both gluconeogenesis and citric acid cycle. Malate dehydrogenase gluconeogenesis में भी काम करता है and citric acid cycle में भी काम करता है, but the overall now the metabolites in those two processes opposite direction. अब मैलेट क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इन द साइटोसोल इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसीटेट विद द प्रोडक्शन ऑफ साइटोसोलिक NADH। मैलेट से क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पे भी मैलेट डिहाइड्रोजनेज ही काम आएंगे। नाउ ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बाय फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकानेज, जिसको पेप कार्बोक्सिकानेज बोलते हैं। पेप कार्बोक्सिकानेज की अगर हम बात करें तो ये मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट है, इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए और इसको GTP की रिक्वायरमेंट होती है एज ए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। ऑक्सैलो एसीटेट एक GTP यूज करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिवर्सिबल होता है अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वन हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज बैलेंस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अनदर GTP। ओवरऑल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक ATP चाहिए, एक GTP चाहिए और एक बाइकार्बोनेट आयन चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। डेल्टा G प्राइम नॉट जो है 0.9 किलोजूल पर मोल है। टू हाई एनर्जी फॉस्फेट इक्विवेलेंट्स, 1 ATP एंड 1 GTP, एक ATP से आता है, एक GTP से आता है, each yielding about 50 किलोजूल पर मोल अंडर सेलुलर कंडीशंस मस्ट बी एक्सपेंडेड to phosphorylate one molecule of पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वहीं पे अगर हम बात करें तो जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्शन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, सिर्फ एक ATP ही बनता है, लेकिन जब ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है तो 2 ATP खर्च होता है। ये डिफरेंस है ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ऑल्दो द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की अगर हम बात करें तो 2 स्टेप पाथ फ्रॉम पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज 0.9 किलोजूल पर मोल, मींस द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज calculated from measured cellular concentration of intermediates, it is a very strongly negative, that is minus 25 kilojoule per mole. This results from ready consumption of phosphoenol pyruvate in other reactions such that its concentration remains relatively low. The reaction is thus effectively irreversible in the cell. Now the next point जो हम important point discuss करेंगे, ये काफी important है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पायरुवेट में ऐड हुआ है इन द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज स्टेप इज द सेम मॉलिक्यूल दैट इज लॉस्ट इन फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकानेज रिएक्शन, एंड दिस कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स ए वे ऑफ एक्टिवेटिंग पायरुवेट इन दैट द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट फैसिलिटेट्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्मेशन. Now there is a logic to the root of these reactions through the mitochondria. यहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? NADH NAD प्लस का रेशियो, NADH NAD प्लस का जो रेशियो है वो साइटोसोल में कितना है? 8 into 10 to the power -4, and this ratio is 10 to the power 5 times lower than that of mitochondria.
मीन्स NADH का रेशियो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा है। NADH NAD प्लस का जो रेशियो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा है, साइटोसोल में कम है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वायरमेंट क्या है, रिड्यूसिंग है। साइटोसोल में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। सो साइटोसोलिक NADH कंज्यूम्ड हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। क्यों? For the conversion of phosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. ग्लूकोज बायोसिंथेसिस कैन नॉट प्रोसीड अनलेस NADH अवेलेबल, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस एक बायोसिंथेसिस प्रोसेस है और बायोसिंथेसिस रिडक्टिव प्रोसेस होता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैलेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल एंड इट्स रिकन्वर्शन देयर इज ऑक्सैलोएसीटेट इफेक्टिवली मूव्स ड्यूरिंग reducing equivalents to the cytosol where they are scarce. This path from pyruvate to phosphoenol pyruvate therefore provides an important balance between NADH is produced and consumed in the cytosol during gluconeogenesis. So this is the first जो कि हमने पाथवे डिस्कस किया, जब पायरुवेट एज ए क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर के रूप में काम करेगा। नाउ इसी में जो सेकेंड कंडीशन है, पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाईपास प्रीडोमिनेट्स करेगा जब लैक्टेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर होगा। ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर लैक्टेट होगा तो क्या काम होगा? This pathway makes use of lactate produced by glycolysis in erythrocytes or anaerobic muscles. ये कब काम करता है? जब लैक्टेट प्रोड्यूस होता है इरिथ्रोसाइट्स में ग्लाइकोलिसिस के दौरान और मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। इरिथ्रोसाइट्स में लैक्टेट क्यों प्रोड्यूस होता है? इरिथ्रोसाइट्स में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। सो वहां पे पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट करता है। सो एंड इज particularly important in large vertebrates after vigorous exercise. So this conversion of lactate to pyruvate in cytosol of hepatocytes yield NADH and is export of reducing equivalent from mitochondria is therefore unnecessary. After the pyruvate produced by the lactate dehydrogenase reactions is transported into mitochondria. यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में पायरुवेट बनता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या बनता है? पायरुवेट जो बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे वो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये कन्वर्टेड डायरेक्टली टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाय माइटोकॉन्ड्रियल आइसोजाइम ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एंड द पेप इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू कंटिन्यू ऑन ग्लूकोनियोजेनिक पाथ है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोलिक आइसोजाइम ऑफ पेप कार्बोक्सिकाइनेज आर encoded by separate gene in a nuclear chromosome, providing another example of two distinct enzymes catalyzing the same reaction but having different cellular locations of metabolic roles, जैसे हेक्सोकाइनेज का आइसोमर्स था। And this is the diagram, this is the flow chart that shows both pathway of gluconeogenesis। जब पायरुवेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर होगा तब क्या होगा? जब लैक्टेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर होगा तो क्या होगा? जब पायरुवेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर होगा तब क्या होगा? तो साइटोसोल से कहां जाएगा? पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ये क्या बनाएगा? ऑक्सैलोएसीटेट। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट साइटोसोल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलोएसीटेट का ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते हैं, तो बाहर आने के लिए इसको मैलेट में कन्वर्ट होना होगा। तो ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट बनेगा और यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा एंड दैट एंजाइम इज माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट बनता है तो वहां पे एक NADH यूज होता है, एक NADH का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और ये NAD प्लस बनाता है। नाउ मैलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आएगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोसोल में जब आएगा तो इस मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा और ऑक्सैलोएसीटेट से बनेगा तो इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। नाउ ऑक्सैलोएसीटेट से क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड एंजाइम इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। नाउ अगर लैक्टेट होगा तब क्या होगा? लैक्टेट होगा तब क्या होगा?
यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है और यहाँ पे एक जीटीपी यूज होता है। नाउ अगर लैक्टेट होगा तो क्या होगा, लैक्टेट साइटोसोल में होंगे, साइटोसोल में लैक्टेट से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आएगा तो ये ऑक्सैलोसिटेट बनाएगा, एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। अब ये ऑक्सैलोसिटेट माइटोकॉन्ड्रिया में पेप कार्बोक्सी काइनेज भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पेप कार्बोक्सी काइनेज भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म ऑफ पेप कार्बोक्सी काइनेज के प्रेजेंस में ऑक्सैलोसिटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और इस रिएक्शन में एक जीटीपी यूज होगा, इस रिएक्शन में एक एटीपी यूज होगा। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाएगा। सो दिस इज द बेसिकली अल्टरनेटिव पाथ फ्रॉम पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। Now this is the synthesis of phosphoenol pyruvate from pyruvate. ये बाइकार्बोनेट है HCO3 माइनस एंड दिस इज पायरुवेट। सो बाइकार्बोनेट का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली पायरुवेट पे अटैच होता है और ये क्या बनाता है, ऑक्सैलोसिटेट बनाता है। अब ये ऑक्सैलोसिटेट और इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि बायोटीन कैरियर है, इसमें बायोटीन को एंजाइम की तरह काम करता है और बायोटीन कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर के फॉर्म में काम करता है और इस रिएक्शन में एक एटीपी यूज होता है। नाउ अब ये जो ऑक्सैलोसिटेट है ये जीटीपी का यूज करके क्या बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है पेप कार्बोक्सी काइनेज। बेसिकली यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इस यहाँ पे अटैक करेगा। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस जीटीपी के टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप फॉस्फेट पे काम एक्ट करेगा और ये इसका रीअरेंजमेंट इधर होगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये बेसिकली फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा। नाउ दिस इज द रोल ऑफ बायोटीन इन द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की अगर हम बात करें तो ये 3 सब यूनिट से बने होते हैं जो कि डिटेल में हम अदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। So this is all about first bypass reaction of gluconeogenesis. Now the second bypass reaction क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। ये सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे एक ही एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, जिसको बोलते हैं FBPase, which is also a magnesium ion dependent reaction एंड बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होता है और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। इनकी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो -16.3 किलो जूल पर मोल है। दिस इज सेकंड बाईपास रिएक्शन। नाउ द थर्ड बाईपास रिएक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। ये भी सिंपल रिएक्शन है, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस और ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो -13.8 किलो जूल पर मोल है। इट इज ऑल्सो ए मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट एंजाइम। इनकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस इन एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, 3 रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का बनना एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। इन सब की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो काफी ज्यादा निगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, बट बाकी की अगर हम देखें तो बाकी की ऑलमोस्ट 0 है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप का डिफरेंस होता है। बाकी जो स्टेप्स 7 स्टेप्स होते हैं वो बाकी 7 स्टेप्स सेम होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म होते हैं। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव बट इसेंशियल। ग्लूकोनियोजेनेसिस एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसेंशियल है। तो सम ऑफ द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस लीडिंग फ्रॉम पायरुवेट टू फ्री ब्लड ग्लूकोज टू पायरुवेट से अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो टोटल हमें 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना है ग्लाइकोलिसिस में तो नेट गेन ऑफ एटीपी जो होते हैं वो सिर्फ
2 एटीपी होते हैं। सो यहाँ पे 4 एटीपी और 2 जीटीपी यूज हो रहा है। 2 NADH तो ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है, यहाँ पे 2 NADH यूज हो रहा है। सो फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट 6 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड, 4 from ATP and 2 from GTP. In addition, 2 molecules of NADH are required for the reduction of 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate. मीन्स यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट जब बनता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एंड 2 NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है तो 2 पायरुवेट से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 GTP एंड 4 ATP एंड 2 GTP की रिक्वायरमेंट होती है। NADH तो 2 इसमें भी होता है एंड 2 इसमें भी होता है। The synthesis of glucose from pyruvate is relatively expensive process and much of this energy cost is necessary to ensure the irreversibility of gluconeogenesis. Under intracellular condition, the overall free energy change of glycolysis is at least minus 63 kJ per mole. Under same conditions, the overall delta G of gluconeogenesis is minus 16 kJ per mole. Thus, both glycolysis and gluconeogenesis are essentially irreversible process in cell. Now, citric acid cycle intermediates and many amino acids are ग्लूकोजेनिक। बहुत सारे सिट्रिक एसिड साइकिल की जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो ग्लूकोजेनिक होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स कीटोजेनिक होते हैं, बट कुछ अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक होते हैं। सो बायोसिंथेटिक पाथवे टू ग्लूकोज डिस्क्राइब्ड अबव allowed a net synthesis of glucose not only from pyruvate but also from 4, 5 और 6 कार्बन इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। जैसे क्या हुआ, सिट्रेट हुआ, आइसोसिट्रेट हुआ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हुआ, सक्सिनेट हुआ, फ्यूमरेट हुआ एंड माइलेट हुआ। ये सारे के सारे सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट हैं जो कि ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। Some or all of carbon atoms of most amino acids derived from proteins are ultimately catabolized to pyruvate or to intermediates of the citric acid cycle. कुछ या सारे के सारे कार्बन एटम जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन से डिराइव होते हैं, वो अल्टीमेटली कैटाबोलाइज्ड होकर क्या बनाते हैं, पायरुवेट बनाएंगे या सिट्रिक एसिड साइकिल का कोई इंटरमीडिएट बनाएंगे। सच अमाइनो एसिड्स कैन देयरफॉर अंडरगो नेट कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज एंड आर सेड टू बी ग्लूकोजेनिक। सो वह अमाइनो एसिड अल्टीमेटली फिर क्या बनाएगा, ग्लूकोज अगर बनाएगा तो उसको ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे अलानिन एंड ग्लूटामिन की बात करें तो अलानिन एंड ग्लूटामिन क्या है, प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू टू द लिवर, और ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स है मैमल में। अलानिन एंड ग्लूटामिन ये क्या है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ देयर अमाइनो ग्रुप इन लिवर माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन स्केलेटल्स रिमेनिंग पायरुवेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इंटर करते हैं। वहीं पे अगर नो नेट कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड्स टू ग्लूकोज आकर्स इन मैमल्स में फैटी एसिड का कन्वर्शन ग्लूकोज में नहीं होता है। मैमल्स में फैटी एसिड का कन्वर्शन ग्लूकोज में नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन प्लांट्स में फैटी एसिड का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होते हैं, ग्लायोक्सिलेट साइकिल होते हैं। प्लांट्स हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ईस्ट हो, उसमें ग्लायोक्सिलेट साइकिल होते हैं। लेकिन एनिमल्स में ग्लायोक्सिलेट साइकिल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, एनिमल्स में ग्लायोक्सिलेट साइकिल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन एंजाइम। Catabolism of most fatty acids yield only acetyl coenzyme A. Mammals cannot use acetyl coenzyme A as a precursor of glucose because pyruvate dehydrogenase reaction is irreversible and cells have no other pathway to convert acetyl coenzyme A to pyruvate. प्लांट्स, ईस्ट एंड बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें ग्लायोक्सिलेट साइकिल होता है फॉर कन्वर्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम टू ऑक्सैलो एसीटेट। सो दीज ऑर्गेनिजम्स यूज फैटी एसिड एज a starting material for gluconeogenesis and this is especially important during germination of seedlings before photosynthesis can serve as a source of glucose. Now glycolysis and gluconeogenesis की बात करें तो ये रेसिप्रोकली रेगुलेटेड होते हैं। अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना,
ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना। ये अगर साइमल्टेनियसली होगा हाई रेट पे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ एटीपी एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में टोटल 6 हाई एनर्जी बॉन्ड चाहिए, 4 एटीपी 2 जीटीपी। PFK1 and FBPase1 catalyzing opposite reaction। PFK1 क्या करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। वहीं पे FBPase की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और इन दोनों का अगर हम सम देखें तो यहाँ पे बेसिकली 1 मॉलिक्यूल ATP की हाइड्रोलिसिस हो रही है। So these two enzymatic reactions and a number of others in two pathway are regulated allosterically and by covalent modification, that is phosphorylation. So agar for now suffice it is said that pathway are regulated so that when the flux of glucose through glycolysis goes up, flux of pyruvate towards glucose goes down and vice versa. And this table represents the sequential reactions of gluconeogenesis starting from pyruvate. So pyruvate से क्या बनेगा? ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट मिलकर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेंगे। सो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और टोटल 6 हाई एनर्जी बॉन्ड चाहिए, 4 ATP 2 GTP एंड 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने में। एंड दिस टेबल शोज द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स जो कि किस साइट पे एंट्री करते हैं। सो दिस टेबल शोज द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स ग्रुप्ड बाय द साइट ऑफ एंट्री। पायरुवेट के जगह पे एंट्री करेगा कौन कौन से अमाइनो एसिड है? अलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के जगह पे कौन से एंट्री करेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट पॉइंट पे कौन कौन से अमाइनो एसिड एंटर करेंगे? अर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन। सक्सिनाइल को एंजाइम में एंट्री पॉइंट होगा तो कौन कौन अमाइनो एसिड्स होंगे? आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन। फ्यूमरेट की अगर हम बात करें तो फिनाइल एलानिन, टायरोसिन फ्यूमरेट पे एंट्री करेगा। एस्पार्जिन एंड एस्पार्टेट ऑक्सैलोएसीटेट पे एंट्री करेंगे। सो जो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स है, सिर्फ ल्यूसीन एंड लाइसिन की बात करें तो ये ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कार्बन फर्निश नहीं करते हैं। ल्यूसीन एंड लाइसिन आर नॉट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ल्यूसीन एंड लाइसिन आर नॉट glucogenic amino acids. So this is all about gluconeogenesis. Now in my next lecture we will discuss about pentose phosphate pathway. So stay tuned for this lecture and thank you very much.